इस केस की सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि कत्ल हुआ था या नहीं, लेकिन कत्ल के शक की वजह से गिरफ्तार किया गया एक शख्स मारा जा चुका था और पुलिस पर यह इल्जाम था कि पुलिस ने उसको मारा है। आखिर इंक्वायरी बैठाई गई और उसकी इंक्वायरी चलने लगी और उसके ऊपर यह भी दबाव था कि पुलिस रणधीर सोनकर के मामले का भी खुलासा करे कि आखिर रणधीर सोनकर कहाँ है। मैं हूं पारस जायसवाल और सस्पेंस कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूं अपनी लिखी हुई सस्पेंस की वो कहानियां जो आपको हैरान भी करेंगी और आपका मनोरंजन का टाइटल है 80 फीट गहरी कब्र। अगर आपने इसके पहले वाला एपिसोड नहीं देखा तो पहले वो एपिसोड देखिए। यह दूसरा और अंतिम एपिसोड है जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। हसन यादव अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी इस केस में आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसी जगह आकर थम गई थी कि शराब ठेके पर शराब पीने के बाद रणधीर सोनकर आखिर गए तो कहां गए। उसके आगे की कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी। तमाम कोशिशों के बाद भी इस केस में आगे बढ़ने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। इसकी छानबीन चलती रही, यहाँ वहाँ लोगों से पूछना और बात करना, सबके बयान लेना, ये पता लगाने की कोशिश करना कि वो उस दिन कहाँ गए थे। किसी तरह पुलिस पता नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें ये पता लगता है कि सुरेश पासवान की मौत इसलिए हुई थी कि उसके पैरों में बहुत मारा था पुलिस वालों ने। पैर बांध के पैर पर अच्छी खासी पिटाई की थी, टॉर्चर किया था। पुलिस ऐसा ही करती है, पैरों में ज्यादा मारती है क्योंकि वो जख्म दिखाई नहीं देता। तो वो पैर से खड़ा होने के लायक ही नहीं था और रात को 3-4 बजे अचानक वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। वो खड़ा तो हो गया लेकिन अपने पैर पर खड़ा नहीं रह सका और सीधा उल्टा गिरा था। गिरने की वजह से उसके सर का हिस्सा लॉकअप के लोहे से टकराया था। उसके सर पे चोट लगी थी, सर फूट गया, नीचे गिरा और छटपटाता रहा। कोई देखने वाला नहीं था और वो मर गया। तो इंक्वायरी रिपोर्ट में ये बात आई थी, पुलिस वालों को इसके लिए दोषी माना। एक तरफ केस में इसके मुआवजे का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ रणधीर सोनकर के मामले की छानबीन चल रही है। उन्हें तलाश किया जा रहा है। पुलिस को कई बार शक होता है कि शायद वो जिंदा हो सकता है जिंदा हो। कई बार पुलिस को शक होता है कि हो सकता है सुरेश पासवान ने ही उसे मारा हो। अब तो सुरेश पासवान ही नहीं रहा तो राज कौन खोलेगा, बताएगा कौन कि उसने मारकर उसे कहां दफन किया था। कहीं ऐसी जगह मारकर जला दिया हो, दफन कर दिया हो। और वैसे भी सुरेश पासवान एक आपराधिक मानसिकता का इंसान था। तो ये सब कुछ पुलिस की मंथन चल रही है, छानबीन चल रही है, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वक्त गुजरता जाता है 2016 से 2019 आ जाता है और कोर्ट में भी केस की तारीख पर तारीखें पड़ रही है। आखिर कोर्ट पुलिस को आदेश जारी करती है कि किसी भी तरह इस सच को सामने लाया जाए कि रणधीर सोनकर कहाँ है, रणधीर सोनकर मर गया या जिंदा है। अगर उसका कत्ल हुआ था अगर तो कातिल कौन था जिसे पुलिस ने कातिल समझकर पकड़ा था। उसके मौत का मुआवजा मांगा जा रहा है। हम सही निर्णय तभी दे पाएंगे जब ये बात हमारे सामने साफ होगी कि रणधीर सोनकर का कत्ल हुआ था या नहीं और उसका कातिल कौन था। तो पुलिस को आदेश दिया जाता है कि चाहे जैसे भी छानबीन करे, जो भी करे, जल्दी से जल्दी इस केस को क्रैक करे, इसे सुलझाए और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। अब पुलिस के ऊपर कोर्ट की तरफ से यह दबाव था कि पुलिस जल्दी से जल्दी छानबीन करे। आखिर प्रशासन मजबूर होकर यश के तिवारी नाम के एक पुलिस ऑफिसर को वहां भेज दिया। एक ऐसा इंस्पेक्टर जो बहुत ही सुलझा हुआ माना जाता है, जिसके बारे में काफी अच्छी रिजल्ट है कि वो अच्छे उलझे हुए केस को सुलझा चुका है। और इस वजह से यश के तिवारी को वहां के तिवारी उस केस की छानबीन शुरू करते हैं। और मोबाइल पुलिस की छानबीन के लिए एक बड़ी सुविधाजनक चीज बन चुकी है कि अगर किसी के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल के जरिए उसके लास्ट लोकेशन जानना हो, फर्स्ट लोकेशन जानना हो, कहाँ गया, किससे मिला, किससे बात की, तो पुलिस के लिए एक आसान सा जरिया बन चुका है। लेकिन इस केस में रणधीर सोनकर अपना मोबाइल घर पर छोड़ के गया था, तो मोबाइल वो लेकर ही नहीं गया था। कैसे पता लगता कि वो कहाँ गया, किससे मिला, किसके पास गया और उसका लास्ट लोकेशन क्या है और कब मोबाइल ऑफ हुआ, कब मोबाइल ऑन हुआ, कुछ पता नहीं लग सकता। लेकिन आखिर यश के तिवारी सोचते हैं कि मोबाइल घर पे रखा है, मोबाइल से भी तो कोई क्लू मिल सकता है। और आखिर वो घर पहुंचते हैं और उसकी पत्नी से कहते हैं कि मुझे उसका मोबाइल चाहिए। इंस्पेक्टर यश के तिवारी रणधीर सोनकर का मोबाइल लेते हैं, उसका लॉक खुलवाते हैं और लेकर आते हैं। और लॉक खुलवाने के बाद वो खुद मोबाइल में चेक करना शुरू करते कि क्या पता शायद कोई क्लू मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि इस केस को क्रैक किया जा सके, रणधीर सोनकर के बारे में कुछ पता लग सके। और वो मोबाइल में देख रहे हैं और कॉल रिकॉर्डिंग पे उनकी नजर, बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड करके मोबाइल में रणधीर सोनकर ने रखा था। अब ये इंस्पेक्टर एस के तिवारी ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनना शुरू किया। एक कॉल रिकॉर्डिंग उसी सुभाष के बारे में था। सुभाष जो पुलिस का
असल में खबरी हुआ करता था, जो आलमबाग में ही सुपर स्टोर चलाता था। उसके साथ मोबाइल पर बात हुई है और मोबाइल पर रणधीर सोनकर सुभाष से कह रहे हैं कि तुमने 25 लाख लिए हैं, तुम्हें वो लौटाने पड़ेंगे। तुम्हारे मन में बेईमानी आ रही है, लेकिन मैं बेईमानी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोल सकता, तुम्हें वो 25 लाख लौटाने होंगे। उसके बाद दूसरा फोन, तीसरा फोन, चौथा फोन, इसी मैटर पे बात हो रही है और सुभाष उन्हें लालच भी दे रहा है कि अरे तुम ले लो ना, 2-3 लाख रुपए तुम ले लो, सिर्फ पलटना ही तो है, बोल देना कि तुमने कुछ नहीं देखा, तुम्हारे सामने ये लेन देन नहीं हुई। लेकिन रणधीर सोनकर मानने को तैयार नहीं। अब इंस्पेक्टर एसके तिवारी को लगता है कि कहीं ये 25 लाख का मामला तो नहीं है। वो पता लगाना शुरू करते हैं कि आखिर ये 25 लाख का मामला क्या था, और उन्हें पता लगता है कि दीनदयाल जो सरकारी ठेके दिया करते थे, उनके पास बहुत पैसे होते थे, तो बैंकों में पैसा जमा रहता था, और कैशियर था रणधीर सोनकर। इसे मालूम होता था कि आपके अकाउंट में इतने सारे पैसे रखे हुए हैं, अगला मेरा दोस्त है सुभाष, वो सुपर स्टोर खोलना चाहता है, तो उसमें उसके सुपर स्टोर में पैसे लगा दीजिए, कमाई भी देगा और बाद में आपके पैसे भी लौटा देगा। तो इस शर्त के साथ रणधीर सोनकर ने दीनदयाल से 25 लाख रुपए सुभाष को दिलाए थे। अब इंस्पेक्टर एसके तिवारी जाकर दीनदयाल से मिलते हैं और पूछते हैं कि 25 लाख का क्या मामला है, और दीनदयाल बताते हैं कि मामला कोर्ट में है। सुभाष तो मानने से ही मना कर रहा है। अगर आज रणधीर सोनकर होते तो सामने वही गवाह थे और उनकी गवाही के आधार पर मुझे 25 लाख रुपए आसानी से मिल जाते, लेकिन आज वो सीधा मुकर गया है और गवाह कोई और है नहीं। रणधीर सोनकर की ही गवाही पर मैंने ये रुपए दिए थे, वही गवाह थे, उन्होंने ही साइन किया था। अब मामला सुभाष ने उलझा दिया है, किसी भी तरह 25 लाख देने के लिए तैयार नहीं। ये पूछते हैं कि ये 25 लाख का मसला उसी वक्त खड़ा हो गया था क्या जब रणधीर सोनकर गायब हुए थे? और दीनदयाल बताते हैं हाँ, उसके 2-3 दिन पहले से ये मामला बहुत ही उठने लगा था, क्योंकि मैं एक प्लॉट खरीद रहा था और उसी वक्त मुझे पैसे की जरूरत थी, और पैसे की जरूरत थी तो मैंने पैसे मांगने शुरू किए और सुभाष ने मना करना शुरू किया। तो लेकिन पहले ये बात शुरू हो चुकी थी। अब इंस्पेक्टर एसके तिवारी सुभाष को उठाते हैं और उसे टॉर्चर करना, अब सुभाष को टॉर्चर किया जाता है। पुलिस अपने तरीके से उससे पूछताछ शुरू करती है और आखिर सुभाष को टूटना ही पड़ता है। सुभाष बताता है कि हाँ, मैंने ही रणधीर सोनकर को मारा था। और फिर ये कहानी खुलती है कि उस रोज हुआ क्या था कि होली के दिन जब वो वहां से निकले, ये बात सुभाष को भी पता लगी। हाँ, वो जाकर कहीं अकेले में बैठे हुए थे, शर्मिंदा थे कि घर भी कैसे जाए, आज इतनी बड़ी घटना हो गई। उसी वक्त सुभाष गया और बोला कि मेरे साथ चलो। वो उनको अपने साथ लेके आया, अपने घर पर लेकर आया, बैठाकर रणधीर सोनकर को दारू पिलाई और ये भी कहा कि सुरेश पासवान अपने आप को कुछ बहुत ज्यादा समझने लगा है, उसे हम सबक सिखाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें वो 25 लाख वाला मामला खत्म करवा दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, पासवान को जैसे सबक सिखाना है सिखाएंगे। हाँ, मैं इंस्पेक्टर राजीव कुमार को अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझसे बहुत कनेक्टेड है, जो कहूंगा वो मान लेंगे, जब बोलो उसको अंदर करवा देता हूँ। रणधीर सोनकर ने गुस्से में कहा कि तुम अपने 25 लाख हड़प करने के लिए, बेईमानी करने के लिए दीनदयाल का 25 लाख हड़प करना चाहते हो और इसके लिए मुझे बोहरा बनाना चाहते हो। ऐसा हर भी नहीं होगा, तुम्हारी नीयत में समझ चुका हूं और मैं तुमसे वसूल करवाऊंगा 25 लाख रुपए। तुम्हें 10 दिन के अंदर वो 25 लाख देना होगा, वरना तुम्हारे सुपर स्टोर नीलाम करवा दूंगा। अब दोनों के बीच बहस शुरू होती है और आखिर नशे में तो रणधीर सोनकर किसी भी तरह ये मानने वाले नहीं है, किसी भी तरह वो उसका साथ नहीं देंगे और 25 लाख उससे निकलवा कर दीनदयाल को जरूर दिलाएंगे। ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद अब सुभाष नशे की हालत में, गुस्से में वहीं रखा हुआ चाकू उठाया और लगातार रणधीर सोनकर को चाकू मारता ही चला गया। बुरी तरह वो खून से लथपथ हो गए और गिर के वहीं आखिर मार डाला। और मारने के बाद उसके समझ में आया कि अब इसको क्या करूं, अब इस लाश का क्या करूं। सुभाष को भी इस घटना की खबर थी, वो जानता था कि अगर ये हुआ भी है तो इसके बदले में सुरेश पासवान को आराम से फंसाया जा सकता है। और उसे यह भी मालूम था कि जाके उसे अपना सुपर स्टोर भी खोलना था। उसे यह भी मालूम था कि राजीव कुमार पेट्रोलिंग करते हुए उसके दुकान पर जरूर आएंगे, तो कुछ भी एब्नॉर्मल न लगे, इसलिए वो दुकान पर पहुंचा, अपना दुकान खोला। तब तक राजीव कुमार वहां पहुंचे, वो ठंडा पी रहे थे। तब तक मोहल्ले वाले पहुंच गए, जिन्होंने उसे बताया कि आज इतनी बड़ी घटना हुई है कि रणधीर सोनकर को सुरेश ने तलवार लेके दौड़ा दिया था। हम लोग तो डर गए थे कहीं मार न दे। सारी बातें सुनने के बाद सुभाष से भी वो पूछते हैं और सुभाष बताता है कि हाँ, दोनों
दोस्त थे, लेकिन अब उसकी बीवी के साथ उसका अफेयर है, ये सब सुना हुआ है, तो अब गुस्से में वो मार भी देता तो कौन सी बड़ी बात थी। तो सुभाष ये सब कहता है और राजीव कुमार वहां से निकलते हैं, जाके सुरेश पासवान को उठाते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि अब तक तो रणधीर सोनकर को मारा जा चुका है और रणधीर सोनकर की लाश सुभाष के घर में पड़ी है। सुभाष दुकान बंद करके निकलता है, घर पहुंचता है। अब रणधीर सोनकर की लाश को बोरे में डालता है, वो चाकू बोरे में डालता है, कपड़े से पूरा खून पोंछने के बाद वो कपड़ा भी बोरे में डालता है, बोरा बांधता है और उस प्लास्टिक के बोरे को अच्छी तरह बांधने के बाद लेकर निकलता है। सुपर स्टोर में सामान लाने ले जाने के लिए उसके पास एक छोटा सा टेम्पो है, वो टेम्पो में बोरा रख के 2-3 बोरे और रख लेता है, ताकि कोई देखे तो ये समझे कि अपने सुपर स्टोर का सामान लेकर जा रहा है, और वो सामान लेकर निकलता है। अब वो रास्ता देख रहा है कि कहां उसे मौका मिले, कौन सी ऐसी जगह मिले जहां वो उस लाश को ठिकाने लगा दे। इस तलाश में वो आगे बढ़ रहा है। याद कीजिए, मैंने तारीख बताई थी आप लोगों को कि वो घटना थी होली के दिन की, 24 मार्च गुरुवार का दिन 2016। और उस वक्त आलमबाग में मेट्रो का काम बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। पिल्लर गाड़ने के लिए 80 से लेकर 120 फीट तक के गड्ढे खोदे जा रहे थे। वो मशीन से गड्ढे किए जाते हैं पूरा गोल, और उसके बाद उसमें कंक्रीट डाला जाता है, और कंक्रीट डालने के बाद पिल्लर उसके साथ फिट किया जाता है, जिस पर मेट्रो दौड़ती है। तो पिल्लर डालने का काम उस वक्त हो रहा था। 80 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा चुका था और दूसरे ही दिन उसमें पिल्लर डाला जाना था। पिल्लर भी तैयार था और रात को सुभाष अपना टेम्पो लिए हुए जगह ढूंढ रहा है कि कहां मैं इस लाश को ठिकाने लगा। आखिर वो पिल्लर दिख जाता है उसमें और वो समझ जाता है कि 80 फीट गहरे नीचे घुस के तो कोई देखेगा नहीं। ये 80 फीट 100 फीट गहरा पिल्लर के लिए गड्ढा खोदा जा चुका है। अब वो बोरे को लाकर, यानी कि रणधीर सोनकर की लाश जिस बोरे में है, वो बोरा लाकर से उस गड्ढे में ही डाल देता है। गड्ढे में डाल के वापस चला जाता है, लेकिन उसे रात भर नींद नहीं आती। दूसरे दिन सुबह ही वो वापस उस जगह पे पहुंच जाता है और दूर से चाय पीते हुए नजर रख रहा है, देख रहा है कि कहीं उस लाश के बारे में पता न लग जाए। और पूरे दिन वहां दोपहर तक नजर रखता है। दोपहर तक नजर रखता है और दूर से देख रहा है कि उस पर कंक्रीट डाले जा रहे हैं, कंक्रीट के मसाले डाले जा रहे हैं और लोहे की जाली डाली जा रही है। ये सब कुछ हो रहा है। किसी को पता नहीं लगा कि नीचे एक बोरी में कोई लाश भी हो सकती है, और बाद में उसी पर पिल्लर डाल के पिल्लर खड़ा कर दिया गया मेट्रो के लिए। अब यश के तिवारी के सामने ये बात साफ हो चुकी है, कातिल यही है। अब एक ही बात रह गई है दोस्तों, पुलिस की छानबीन में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक होता है मोटिव, जिसे साबित करना पुलिस के लिए जरूरी होता है कि कत्ल का मोटिव क्या था, क्यों कत्ल हुआ। कत्ल का मोटिव जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही आसानी से अदालत में पुलिस अपने केस को प्रस्तुत कर पाएगी। तो पुलिस के लिए एक तो ये कि मोटिव ऑफ मर्डर, कत्ल का कारण क्या था, पुलिस को पता लग चुका था कि कत्ल का कारण क्या था, ये साबित करना आसान था। उसके बाद दूसरा होता है लाश की बरामदगी, और तीसरा होता है हथियार, वेपन। सुभाष के मुंह से ये सुनकर कि उस लाश को सुभाष ने 80 फीट गहरे उस पिल्लर के गड्ढे में डाल दिया था और किसी को पता नहीं लगा, और आज उसका पिल्लर खड़ी हो चुकी है और मेट्रो दौड़ रहा है। बुरी तरह अचंभित और परेशान रह जाते हैं एस के तिवारी, क्योंकि वहां से लाश को बरामद करना तो नामुमकिन है। ना वो पिल्लर तोड़ा जा सकता है, ना नीचे से लाश निकाली जा सकती है, ना वो हथियार बरामद हो सकता है। और उसके अलावा सुभाष को इस बात ये भी याद नहीं है कि वो पिल्लर कौन सा था, कितने नंबर का पिल्लर था, ये भी याद। उसे टॉर्चर किया जाता है, पूछा जाता है, वो ये भी नहीं बता पाता कि पिल्लर नंबर क्या था। बस इतना ही बता पाता है कि रात के अंधेरे में उसने पिल्लर को देखा था। दूसरे दिन जाके पिल्लर के ऊपर उसकी नजर थी कि पिल्लर उसमें पड़ जाए, लाश कोई देख ना पाए, लाश को निकाला ना जा सके, और उसका काम पूरा हो गया। उसके बाद तो वो भूल ही गया कि वो पिल्लर का नंबर क्या दिया गया, कहां था वो पिल्लर, उसे कुछ याद ही नहीं। अब इंस्पेक्टर के सामने ये प्रॉब्लम की न पिल्लर का नंबर याद है, और पिल्लर को वैसे भी तोड़ा नहीं जा सकता, निकाला नहीं जा सकता। 80 फीट गहरे पिल्लर को तोड़ के मेट्रो का संचालन थोड़ी रोका जा सकता है। किसी तरह यह संभव नहीं था, मुमकिन नहीं था। फाइनली पुलिस ने अपनी चार्जशीट बनाई और सुभाष को रणधीर सोनकर के कत्ल के जुर्म में अदालत में पेश किया, और 6 महीने बाद सुभाष को जमानत मिल गई। केस चलता रहा और आखिर 2 साल पहले उस केस का फैसला आया अदालत में। बड़ी अजीब बात थी, केस का फैसला आया, बड़ी अजीब बात थी कि
जज को पता था, वकील को पता था, पुलिस को पता था, इंस्पेक्टर को पता था, सबको पता था कि रणधीर सोनकर का कातिल कोई और नहीं सुभाष है, सुभाष नहीं मारा है। लेकिन सबूतों के अभाव में कि ना पुलिस लाश बरामद कर सकी थी, ना वो हथियार बरामद हुआ था। उसने साफ साफ कहा कि ये पुलिस की बनाई हुई कहानी है, मैंने कत्ल किया ही नहीं है। और इसी आधार पर आखिर अदालत ने 2 साल पहले सुभाष को बाइज्जत बरी कर दिया। एक ऐसा केस जिसकी वजह से पुलिस कातिल भी बनी, जिसकी छानबीन चली तो चलती ही रह गई, और जब छानबीन के बाद ये राज खुला, कातिल का चेहरा सामने आया, तब तक केस ही पुलिस के हाथ से मुट्ठी की रेत की तरह निकल चुका था। पुलिस उस कातिल को सजा भी नहीं दिलवा सकी। आज वो आजाद है। तो ये थी आज की कहानी। मेरी अगली कहानी जरूर देखिएगा। कहानी मैं हूं पारस जायसवाल। सस्पेंस कहानी की दुनिया में स्वागत है। मेरी लिखी कहानियों को मैं लेकर आया हूं आपके लिए, जो आपका मनोरंजन भी करेंगे और आपको हैरान भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।